नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग एसएससी सीरियल और एमटीएस के लिए 30 सीरीज वॉच कर रहे थे, आज ये 30 सीरीज का क्लास नंबर 29 है। इससे पहले हमने आपको 28 क्लास प्रोवाइड करा दिया है। साथ ही साथ जो बच्चे पीडीएफ बाय किए हैं उनको पीडीएफ भी दे दिया गया है। जैसा कि आपको पता होगा, मैं हर दिन एक ही बात कहते आया हूँ कि भाई साहब, अगर आप एसएससी की एग्जाम देने वाले हैं और या फिर बैंकिंग को छोड़ के इंडिया में कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, आप टुडे एग्जाम के साथ कितना दिन गुजारिए? मात्र 5 महीना। 5 महीना गुजारिए आप टुडे एग्जाम के कंटेंट के साथ, है ना। और एसएससी के लिए जो रामबाण कंटेंट है, एसएससी का ई बुक है पैरासीटामोल 500 जो 447 पेज में है, तथा S30 यानी 30 सीरीज जो चल रही है, इन दोनों की बदौलत ही हमने पिछले 5 एग्जाम में अच्छा खासा करवा के दिया था। और कोई भी मेरा बच्चा ऐसा नहीं है कि मेरिट से कम लाइक बना करके आएगा जीके जीएस के सेक्शन में, यानी 85% से एबव हमेशा। ठीक है मेरे भाई, तो हर बार के भांति ऐसे ही होता आया है, हो रहा है और होगा। ठीक है, तो आप लोग जो भी कंटेंट हमारे बाय किए हो, ई बुक और 30 सीरीज या फिर दोनों में से कोई एक किए हैं, तो उसे अच्छे से रगड़ के एग्जाम में जाना है। नहीं तो कंटेंट ले ही लिए हैं, आपके पास लाख कंटेंट पड़ी है लेकिन आप पढ़े नहीं तो क्या मतलब है। तो कंटेंट को अच्छे से पढ़िए, वैल्यू दीजिए और आपको एग्जाम में मदद करेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। कंफ्यूजिंग पेयर से शुरू करते हैं। मैंने आपको ये भी बता दिया है कि जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं, अगर उनको तकलीफ हुई, भारी लगा, डिफिकल्ट लेवल लगा, तो लोक या परलोक कहीं भी पढ़े होंगे ना, उनको भी डिफिकल्ट लगेगा। ठीक है भाई, फ्री में पढ़ाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कंटेंट में दम नहीं है। कंटेंट एकदम A1 देते हैं हम वही बात करते हैं जो काम की होती है। चलिए, तो पहले हम जो है आपका कंफ्यूजिंग पेयर को यहाँ पे देखेंगे, ताकि आने वाले समय में किसी भी एग्जाम में आप गलती ना कर पाओ। देखिए, एक है आर्ट एंड कल्चर सेक्टर है ये। कच्छी घोड़ी नृत्य ये आपका कहाँ पे होता है? राजस्थान के अंदर होता है। घोड़े मोरनी ये आपका गोवा के अंदर होता है। घोड़ा नाच आपका कहाँ के? झारखंड के अंदर होता है। और गौर मारिया ये कहाँ पे होते हैं? छत्तीसगढ़ में होते हैं। तो ये चारों जो है ना, जल्दी जल्दी आप बोलेंगे ना तो गलती करवा देगा, इसीलिए जो है ये कंफ्यूजिंग पेयर में मैंने इसे डाल दिया है, ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार का घूमर नाच राजस्थान में महिलाओं के द्वारा, सबसे पहले भील जनजाति की महिला ने इसे स्टार्ट करा था। आज जो है राजस्थान में लोकप्रिय नृत्य है ये। इनके अलावा घुमरा अगर कहेगा ना तो वो डीसा होगा। हरेला त्योहार उत्तराखंड में होता है और हरेली त्योहार छत्तीसगढ़ में होता है। तो ये कुछ कंफ्यूजिंग पेयर है, ध्यान रखें। चलते हैं आगे। तो जो भी भाई बंधु को हमारा ई बुक या 30 सीरीज एसएससी की एग्जाम देना है, ले सकते हैं आप, है ना। ये मोबाइल नंबर है, इस पे आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक भी क्लिक करेंगे ना तो आपको व्हाट्सअप पे ही ले जाएगा, वहीं से मैसेज करके आपको बाय करना होगा। मेरा एकमात्र ठिकाना है, ना तो कोई मेरा एप्लीकेशन है अभी फिलहाल, है ना। बस यही मोबाइल नंबर से आप कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक क्लिक करके व्हाट्सअप मैसेज के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है, अगर आपने हमें अच्छे से पढ़ा, सुना और हमारे कंटेंट को रिवीजन किए तो आप किसी भी एग्जाम में 80% से अधिक क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। ये हम हवा में नहीं कह रहे हैं, पिछले 5 एग्जाम का अनुभव है और हजारों बच्चों का रिएक्शन है। और आपने सीजीएल प्रे और सीपीओ में देखे होंगे, लगभग 133-34 रिजल्ट हमको जो है बच्चे ने सेंड किया था, जो मैं टेलीग्राम पे भी सेंड किया था कि मेरा रिजल्ट हुआ है। ठीक है भैया, चलिए शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे पहला पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? देखिए, कोई भी चीज पहली बार होता है ना, वो काफी काम के होते हैं, है ना, और काफी सुखद भी होता है, दुखद भी हो सकता है। तो भैया ये जो है आपका पहला पुलित्जर पुरस्कार, ये पुरस्कार पहली बार मिले थे गोविंद बिहारी लाल को। क्या किन्हें मिले थे? गोविंद बिहारी लाल को। ऑप्शन नंबर भी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अन्य 4 ऑप्शन जो है इनसे भी काफी क्वेश्चन अवार्ड को रिलेट करके बनते हैं। पंडित रविशंकर साहब, सितार के जाने माने कलाकार, इन्हें सबसे पहले इंडिया के लिए ग्रैमी अवार्ड जीतने का अवसर मिला 1968 में। देखिए, अगर कोई बच्चा ये पूछेगा आपसे कि भाई ग्रैमी अवार्ड के लिए पहली बार पंडित रविशंकर साहब नॉमिनेट कब हुए थे, तो 1967 में नॉमिनेट हुए थे, लेकिन पहली बार में इन्हें नहीं मिला था। 1968 में मिला था वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए। ग्रैमी अवार्ड के साथ साथ पंडित रविशंकर साहब को जो है 1999 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। इनके जो बेटी हैं अनुष्का शंकर, वो भी सितार प्ले करती हैं, और इनके जो भाई हैं उदय शंकर, इन्हें आधुनिक नृत्य का जनक कहा जाता है इंडिया में। और उदय शंकर का जो नृत्य शैली है, इन्हें हम फ्यूजन शैली कहते हैं। ये सभी के सभी बात ध्यान रख लेंगे।
आचार्य विनोबा भावे साहब, इनसे क्या है भाई, रेमन मैगसेसे पुरस्कार। रेमन मैगसेसे पुरस्कार, रेलवे वाला क्वेश्चन ये खोजता रहता है। रेमन मैगसेसे पुरस्कार के फर्स्ट विजेता है इंडिया के लेवल से आपके आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे को रेमन मैगसेसे मिला। रेमन मैगसेसे को एशियाई नोबेल कहा जाता है, जैसे नोबेल पुरस्कार एगो होता है ना, और इसे एशियाई नोबेल कहा जाता है रेमन मैगसेसे को। इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा गोविंद शंकर कुरूप, जी शंकर कुरूप, ये क्या है भाई, जी शंकर कुरूप, ये सबसे पहले जो है आपका कौन सा अवार्ड जीते थे, आप लोग ही कमेंट कर दीजिएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन जो लुसेंट के प्रथम पेज पे ही मिल जाएगा कि शंकर कुरूप को पहली बार मलयाली भाषा में कौन सा पुरस्कार मिला था। चलते हैं आगे। अब यहाँ पे हमने जो बताया रविशंकर साहब के बारे में, यही चीज यहाँ पे लिखा है कि किस कृत्य के लिए मिला, कब मिला पहला ग्रैमी। 2024 में 5 को ग्रैमी मिला है। इन्हें ध्यान रखेंगे, आनंद फानन में अगर एग्जामिनर आएंगे तो क्वेश्चन यहाँ से भी आपको उठा के पूछेगा। ठीक है मेरे भाई। तो तबला वादक जाकिर हुसैन साहब, बांसुरी वादक राकेश चौरसिया, शंकर महादेवन गायक हैं ये, वायलिन वादक गणेश राजा गोपालन, इस प्रकार से भाई नाम है इनका, है ना। इनके अलावा तबला वादक सेल्वा गणेश विनायक राम, इनमें देखिए यहाँ भी गणेश है, यहाँ भी गणेश है ना। तो ये जो है ध्यान रखिएगा, ये 5 आदमी को मिला है, आप ध्यान रखेंगे। ये पांचों के पांचों भारतीय हैं। इन पांचों में अगर सबसे ज्यादा एक साथ किसे मिला है तो जाकिर हुसैन साहब को मिला है। 3 ग्रैमी अवार्ड 2024 में मिले हैं। तबला प्ले करते हैं जाकिर हुसैन साहब। हम चलते हैं आगे। अब देखिए पंडित रविशंकर साहब को कितनी बार ग्रैमी अवार्ड मिल चुके हैं, 5 बार। भारत रत्न कब मिले, 1999 में। रेमन मैगसेसे प्राप्त करता आचार्य विनोबा भावे, बता दिए थे अभी लिखित रूप से। इनके अलावा आचार्य विनोबा भावे भूदान आंदोलन के प्रणेता भी थे, जो यहाँ पे लिखा है ना। इनके अलावा गोविंद शंकर कुरूप, अभी मैं तो पूछा हूँ क्वेश्चन, यहाँ पे आंसर भी लिखा है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार मिले थे उन्हें मलयाली भाषा के लिए। और ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला अगर कहेगा तो आशापूर्णा देवी, प्रथम श्रुति पत्र बांग्ला के लिए। ठीक है भैया, तो ये सब ध्यान रखेंगे। इनके अलावा अब देखिए एक आता है कि संगीतज्ञ किन्हें किन्हें भारत रत्न मिला। तो भाई सबसे पहले भारत रत्न मिला था एम सुब्बा लक्ष्मी मैडम को 1998 में। इन्हें कर्नाटक संगीत की रानी भी कहा जाता है। कर्नाटक संगीत का जनक किसे कहा जाता है, रानी और जनक में थोड़ा सा फर्क है, तो ये पुरंदर दास को कहा जाता है कर्नाटक संगीत का जनक। और कर्नाटक संगीत में त्रिमूर्ति भी है ना, श्यामा शास्त्री, मुथुटर दीक्षितर, इस प्रकार से, है ना। इनके अलावा 1999 में पंडित रविशंकर साहब को सितार में मिला। ये सेकेंड पर्सन थे जिन्होंने भारत रत्न रिसीव किए संगीत के सेक्टर में। 2001 में 2 जनों को मिले, एक तो लता मंगेशकर मैडम को मिला था और बिस्मिल्लाह खान साहब को मिला था। दोनों को एक साथ 2001 में दिया गया था भारत रत्न। 2009 में पंडित भीमसेन जोशी को मिला था और 2019 में भूपेन हजारिका साहब को दिया गया था। ये सभी के सभी बात ध्यान आपको रखना है ना भैया। अच्छा, भूपेन हजारिका साहब से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूपेन हजारिका को क्या कहा जाता है। तो भूपेन हजारिका को, है ना, सुधा कंठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, सुधा कंठ कहा जाता है भूपेन हजारिका को। इन्हें ध्यान रखेंगे। लता मंगेशकर को क्या कहा जाता है, आप लोगों से कमेंट डिमांड है। इनके अलावा पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता में दी जाती है, जोसेफ पुलित्जर के नाम पे। ये न्यूयॉर्क वर्ल्ड के प्रकाशक थे, है ना, अमेरिका के द्वारा दी जाती है। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुआ था। सबसे पहले एस राधा कृष्णन साहब, जिनके जन्मदिन 5 सितंबर को हम इंडिया में टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं और आज़ाद भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और सेकेंड राष्ट्रपति भी हुए। तो इनको सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था। 2024 में भारत रत्न 5 आदमी को दिए गए हैं। लाल कृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन, कर्पूरी ठाकुर। इनमें एक क्लू है कि भाई 5 में से जो है ना वो 4 को मरणोपरांत दिए गए हैं और एकमात्र पर्सन जिंदा है, जो कौन है भैया, लाल कृष्ण आडवाणी साहब हैं। इनके अलावा अफगानिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज अगर आपसे पूछा तो भैया क्या होता है, दारी या पश्तो। क्या होगा, दारी या पश्तो। मैंने अपने पड़ोसी की सभी हाल लेने को आपको आज से 5 महीना पहले ही वीडियो बना के दे दिया हूं कि भाई अपनी पड़ोसी के बारे में पूरी जानकारी रखनी है। अपनी पड़ोसी पाकू के बारे में क्या जानकारी रखनी है, कुछ नहीं। पंजाबी, हिंदी, उर्दू सब चलता है पाकिस्तान में, तो यहाँ का भाषा नहीं पूछा जाता है। पाकिस्तान में कटास राज मंदिर है, ये आपसे पूछा जा सकता है। कटास राज मंदिर है, पाकिस्तान के अंदर है ना। पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है।
पाकिस्तान के जो फिल्म इंडस्ट्री है, एनटीपीसी ने पूछा है, लॉलीवुड कहा जाता है उसे, है ना। इनके अलावा पाकिस्तान में और कुछ ज़्यादा है नहीं। सिंधु नदी के बारे में पूछा जा सकता है क्योंकि सिंधु नदी जो है पाकिस्तान में भी बहती है और ये हड़प्पा कालीन सबसे बड़ी नगर मोहनजोदारो के किनारे है, इसलिए पूछा जा सकता है। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो दुनिया की पहली विश्वविद्यालय थी वो भी वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है। तो ये इतना क्वेश्चन पूछा जा सकता है पाकिस्तान से, और कुछ तो है ही नहीं पूछने के लिए। इनके अलावा जो आपका है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से दारी या पश्तो पूछा जा सकता है। अफगानिस्तान से और क्या पूछा जा सकता है, सबसे छोटू सीमा लगता है इंडिया का, ये पूछा जा सकता है ना। इनके अलावा इनसे भी कुछ ज़्यादा नहीं है। भूटान की ऑफिशियल लैंग्वेज जोंगखा पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? जोंगखा भूटान की जो है आपका क्या है भैया, ऑफिशियल लैंग्वेज है। यहाँ में कौन से धर्म के लोग ज़्यादा रहते हैं ये आपसे पूछा जा सकता है। तो बौद्ध धर्म के लोग ज़्यादा रहते हैं भूटान के अंदर, ये ध्यान रखेंगे। भूटान के द्वारा मोदी साहब को सबसे बड़ी सम्मान दिया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है, यही 2024 मार्च के करीब में, है ना। इनके अलावा श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज सिंहली है, तमिल है। श्रीलंका से पूछे जाने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन है, अच्छा है ना। यहाँ अगर आप भूटान की बात करेंगे, भूटान तो भूटान के सीमा पे एसएसबी तैनात रहता है। नेपाल और भूटान के सीमा पे जो है सशस्त्र सीमा बल जो है हमारी रक्षा करती है। श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज सिंहली और तमिल है। श्रीलंका 1948 में जो है अंग्रेज से आज़ाद हुआ था। श्रीलंका हिंद महासागरीय द्वीपीय देश है। श्रीलंका की जो है हमारी सीमा पाक जलडमरू मध्य से अलग होती है, मन्नार की खाड़ी या राम सेतु से अलग होती है। श्रीलंका की राष्ट्रीय फल कटहल है। श्रीलंका की राष्ट्रीय नृत्य कंडियान है, कंडियान, है ना। ये सब ध्यान रखेंगे। एलिफेंटा पास, कच्चे थेबू, नैने थेबू यानी थेबू वाला जितने भी द्वीप है सभी श्रीलंका के अंदर है। चीन में बोले जाने, अच्छा वजीरा चित्रसेना का नाम सुने होंगे जो श्रीलंकन नृत्यांगना है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा चीन में बोले जाने वाली भाषा है ना, चीन में जब मंदारिन होगा, यहाँ ईमानदारी लिखा गया भाई, चीन के लोग ईमानदार, वाह गुड, यहाँ मंदारिन होगा, मंदारिन कर लीजिएगा। म्यांमार में बोले जाने वाली भाषा वर्मी। अब ये पीडीएफ के लिए सभी बच्चे मार न करे भैया, आप जानते हैं कि ये 30 सीरीज की पीडीएफ है, इसीलिए जिन्होंने 30 सीरीज का लिया होगा ऑलरेडी ग्रुप में मिल जाएगा, है ना। हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? अच्छा अपने पड़ोसी देश में और कोई छूट गया क्या? बांग्लादेश को तो भूलना ही नहीं है भाई। बांग्लादेश की सबसे लंबी सीमा लगती है इंडिया के साथ 4096.6 किलोमीटर, इन्हें ध्यान रखेंगे। बांग्लादेश में जो आपका चटगांव शस्त्रागार वाला जो घटना हुआ था आपको पता होगा, तो सूर्य सेन जिनके नायक थे, डायरेक्ट पूछता है चटगांव शस्त्रागार छापा का नायक कौन, तो सूर्य सेन थे। वैसे और भी लोग थे लेकिन नायक लीड कर रहे थे सूर्य सेन। तो ये चटगांव जो है ये कहाँ पे है? बांग्लादेश के अंदर है। 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश के बीच है। तो ये सब ध्यान रख लेंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी सीमा रेखा है, कोई भी बच्चा तो भैया आप जो है पाकिस्तान के साथ जो लगाते हो ना रेड क्लिफ लाइन, है ना, तो रेड क्लिफ लाइन आप भारत और बांग्लादेश के केस में भी आंसर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत कौन वर्ष में भय रहा? तो भैया हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत जो है ये 2013 में हुआ था। हॉकी देखिए, अब हॉकी इंडिया लीग बता दिया। अब इस प्रकार के और कौन कौन से हैं? WPL है, IPL है, प्रो कबड्डी लीग है। इनके अलावा और क्या हो जाएगा? T20 हो जाएगा, वर्ल्ड कप हो जाएगा महिला पुरुष, ये ओलंपिक हो जाएगा। इन सब का जो है अपने को जो शुरुआती इनिशियल डेट है वो जरूर ध्यान रखना है। तो हॉकी इंडिया लीग 2013 में हुआ था। भारत में पहला हॉकी क्लब कहेगा तो 85-86 में कोलकाता में बना था, है ना। उसी समय आपका जो है कांग्रेस की भी स्थापना होती है डफरिन के समय 1885 में। भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट बेटन कप 1895, ये मैंने पहले भी आपको बता रखा है। और सबसे फुटबॉल में सबसे पुराना कहेगा तो डूरंड कप होता है, और हॉकी में सबसे पुराना कहेगा तो बेटन कप होता है। भारत में पहला हॉकी संघ बंगाल हॉकी एसोसिएशन 1908 में कोलकाता में खोले गए थे, तो ये ध्यान रखेंगे। भारत में महिला हॉकी क्लब की स्थापना 1974 में हुआ था। देखिए ये अभी हाल फिलहाल ही हुआ है, मेरे ख्याल में 40 वर्ष के करीब हुआ है, तो इन्हें जरूर ध्यान रखें। ये VVI करके ही रखें, है ना, ये पूछा जा सकता है आपसे भैया। इनके अलावा भारतीय हॉकी टीम ने 1928 में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था, और टोटल मिला के अब तक कितने स्वर्ण पदक जीत चुके हैं भारत ओलंपिक में? तो 8 वो स्वर्ण पदक जीते हैं। 2024 पेरिस ओलंपिक में हॉकी टीम को कौन सा मेडल मिला था? ब्रांज मेडल मिला था, इन्हें भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। इनके अलावा जो आपका हॉकी वर्ल्ड कप की शुरुआत होती है ना पुरुष वाला FIH वाला, अच्छा FIH की स्थापना कब हुई थी? तो आप कहेंगे 1924 में। कब हुआ था? 1924 में हुआ था FIH का, जो
आपका हॉकी वर्ल्ड कप करवाने के लिए जिम्मेवार संस्था है, ठीक है। जैसे फीफा फुटबॉल के लिए जिम्मेवार संस्था है, आईसीसी क्रिकेट के लिए जिम्मेवार संस्था है, वैसे ही दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना जी, है ना। हॉकी वर्ल्ड कप की शुरुआत 1971 में हुआ था, प्रथम विजेता अपना पाकू था, और 1975 में एकमात्र बार, है ना, एकमात्र बार आपका जो है हॉकी वर्ल्ड कप के विजेता भारत रहे हैं। 2023 में हॉकी वर्ल्ड कप उड़ीसा में हुआ था, दूगो स्टेडियम में हुआ था, है ना, कलिंगा में हुआ था और बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में हुआ था। ये दोनों कहाँ है, उड़ीसा में है, इन्हें ध्यान रखेंगे। वो एगो भुवनेश्वर में है कलिंगा और बिरसा मुंडा राउरकेला में। मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर देना है कि भाई बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम या सिर्फ बिरसा मुंडा स्टेडियम कहेगा तो ये आपका रांची झारखंड में हो जाएगा। इनके अलावा इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की स्थापना 2008 में हुए था। 2024 के विजेता कौन है, केकेआर है। उप विजेता कौन है, एसआरएच है, सनराइजर्स हैदराबाद। इनके अलावा ऑरेंज कैप जीते हैं बिरटू और पर्पल कैप जीते हैं हर्षल पटेल, इन्हें ध्यान रखेंगे। वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 के विजेता कौन है भैया, 2023 में जो पहला एडिशन था उनका विजेता था मुंबई दिल्ली कैपिटल को हरा के, और 2024 में जो WPL हुआ इनके विजेता रहे राजस्थान रॉयल, माफ कीजिएगा आरसीबी है ना भाई, तो यहाँ पे रॉयल चैलेंज बेंगलुरु कर लेना, ठीक है भाई। 2024 में WPL के विजेता आरसीबी है, रॉयल चैलेंज बेंगलुरु, है ना। प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत 2014 में हुआ था। प्रो कबड्डी लीग 2024 में जो संपन्न हुआ है इनके विजेता हैं भैया पुनेरी पल्टन, किसे हरा के, हरियाणा स्टीलर्स को हरा के। पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप जो 50 ओवर वाला होता है इनकी शुरुआत 1975 में हुआ था। भारत 1983 कपिल देव के अगुवाई में, 2011 महेंद्र सिंह धोनी के अगुवाई में 2 बार विजेता बन चुके हैं। 2023 के जो लेटेस्ट वर्ल्ड कप हुआ ये भारत में हुआ था, पूर्ण रूप से इंडिया के अंदर करवाए गए थे। पूर्ण रूप से अगर मेजबानी इंडिया को मिला तो पहली बार 2023 में मिला है, इससे पहले आंशिक रूप से यानी पार्शियली होता था, ठीक है भाई। इनके अलावा इनके विजेता रहे ऑस्ट्रेलिया, उप विजेता रहे भारत। इनके अलावा महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप एक दिवसीय कहने का मतलब है 50 ओवर वाला, है ना। तो महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप एक दिवसीय की शुरुआत 1973 में हुआ था। 2025 में महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जो होगा ये पूर्ण रूप से भारत में होगा। 2024 में T20 महिला वर्ल्ड कप जो है ये बांग्लादेश में होने वाली थी, लेकिन अगले महीना ये आपका संयुक्त अरब अमीरात में होने वाली है, आयोजित की जाएगी। इनके अलावा आईसीसी T20 अंडर 90 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत 2023 में हुआ था। प्रथम वेन्यू साउथ अफ्रीका रहा था, प्रथम विनर इंडिया रहा था और प्रथम रनर अप इंग्लैंड रहा था। आगामी जो 2025 में T20 महिला वर्ल्ड कप अंडर 90 फॉर्मेट का होगा ये मलेशिया के अंदर होगा, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। बाद बाकी खेलो इंडिया यूथ गेम है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, खेलो इंडिया विंटर और खेलो इंडिया पैरा ओलंपिक, इन सब की बात हमने कल के वीडियो में कर लिया था। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर से एक बार याद दिला देता हूं, खेलो इंडिया यूथ गेम जो 2024 यानी 2023 वाला एक्चुअली होना चाहिए, यूं कहे तो छठा फॉर्मेट होगा जो, लेकिन 2024 के जनवरी फरवरी में संपन्न कराया गया। तमिलनाडु में 26 खेल को शामिल किए गए। स्क्वैश खेल को पहली बार जगह मिला, सिमलंबम को प्रदर्शनी खेल के तौर पर शामिल किया गया था, विजेता महाराष्ट्र रहे हैं। और स्थापना हुआ था 2018 में नई दिल्ली में, और जब उस समय स्थापना के समय खेलो इंडिया यूथ गेम का नाम खेलो इंडिया स्कूल गेम हुआ करता था। 2019 में इसे रिप्लेस कर दिया गया जो महाराष्ट्र में करवाया गया था, ठीक है मेरे भाई। तो ये सब ध्यान रखेंगे, काम आवेगी। अगला है हमारा कि भाई G20 शिखर सम्मेलन 2023 दिल्ली में कहाँ किया गया था, तो भारत मंडपम में किया गया था। G20 का जो है अभी जो है ऐसे बड़े बड़े लेवल की क्वेश्चन आपको 2023 से ही देखने को मिलेगा, है ना। इनके अलावा दिल्ली के प्रगति मैदान में प्रगति मैदान में बनाया गया कन्वेंशन सेंटर का नाम क्या रखा गया है, भारत मंडपम। ये जो प्रगति मैदान है यहीं पे विश्व पुस्तक मेला का आयोजन होता है, इन्हें ध्यान रखेंगे, वर्ल्ड बुक फेयर। इनके अलावा G20 शिखर सम्मेलन 2023 का विषय क्या था, वसुधम कुटुंबकम, ये तो अभी सभी आप जानते हैं। G20 के नए सदस्य के रूप में अफ्रीकन यूनियन का जगह दिया गया था, और अफ्रीकन यूनियन में कितने सदस्य देश शामिल है, तो 55 सदस्य देश शामिल है। G20 का आगामी बैठक 24 में कहाँ होगी, ब्राजील में। 22 में यह बैठक इंडोनेशिया के बाली में हुआ था, तो 22, 23, 24 हो गए आपके। दिल्ली स्थित पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा गया है, संविधान सदन। कभी कभी ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ जाते हैं। इनके अलावा राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ रख दिया गया है। मुगल गार्डन का नाम बदल के अमृत गार्डन कर दिया गया है ना। अभी मैंने आपको अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, उनका नाम बदल के विजयपुरम कर दिया गया है, ये भी ध्यान रखेंगे, विजयपुरम कर दिया गया है। पोर्ट ब्लेयर
पेरियर का नाम बदल के इन्हें भी ध्यान रखना है ना। इनके अलावा केरल का नाम बदलने की बात हो रही है, वहाँ के विधानसभा में इनका नाम हो जाएगा केरलम। क्या नाम हो जाएगा? केरलम। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा भारत की राजकोषीय नीति में किस उद्देश्य को शामिल नहीं किया जाता है? जो राजकोषीय नीति होती है उसमें क्या क्या शामिल किया जाता है, क्या क्या शामिल नहीं किया जाता है? तो भाई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियमन जो है यह राजकोषीय नीति का अंग नहीं है। राजकोषीय नीति क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि भाई आप एक सैलरीड पर्सन हो तो आप एक बजट तय करते हो अपने खर्च का और अपने महीना दिन को काटने के लिए कि भाई अगली सैलरी और इस सैलरी के बीच में जो गैप है इसे किस अंदाज में हम जो है खर्च करेंगे ताकि हम पे बोझ ना पड़े। तो कभी ये चाहते हो कि मैं कर्जा में डूब जाऊं? नहीं चाहते हो ना। तो वैसे ही पंचवर्षीय योजना में भी कोई भी ऐसी निगेटिव बातों को शामिल नहीं किया जाता है कि देश पे है ना बुरा असर पड़े। और वैसे ही आपका राजकोषीय नीति है, इसमें भी हमेशा फायदा वाला चीज को ही शामिल नहीं किया जाएगा। भाई कोई भी बैट्समैन चाहता है कि मैं जाऊं और जीरो पे जो है आउट हो जाऊं? नहीं ना। तो ऐसे ही तो ये सब कॉमन सेंस की बात है। भारत की राजकोषीय नीति के उद्देश्यों में शामिल होने वाली मुद्दा क्या है? पूर्ण रोजगार। भले मिले न मिले लेकिन शामिल तो करना ही है। इनके अलावा कीमत स्थिरता, संपत्ति और आय का न्याय उचित वितरण, असमानता को दूर करना, ये सब उद्देश्य में शामिल की जाती है ना राजकोषीय नीति के अंदर। सरकार के व्यय, कराधान और उधार लेने से संबंधित नीति राजकोषीय नीति कहलाती है। इन्हें ध्यान रखेंगे। इनके अलावा सरकार की कुल राजस्व और कुल ब्याज के बीच का जो अंतर होता है, जो गैप होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? फिस्कल डिफिसिट कहते हैं, राजकोषीय घाटा कहते हैं, यानी आमदनी कम और खर्चा अधिक। ठीक है भाई। इनके राजकोषीय बिल या ट्रेजरी बिल जो केंद्र सरकार द्वारा अल्प ऋण के समस्या से छुटकारा पाने हेतु एक साधन है। इनके 3 प्रकार की अवधि होती है। मैंने हाल फिलहाल में ही एक दिन और आपको मौखिक रूप से भी पूछा था। ये 3 दिन की मतलब 3 प्रकार की अवधि होती है ट्रेजरी बिल की, 91, 182, 364। ये सिर्फ केंद्र सरकार के द्वारा ही जारी किया जाता है या यूज किया जाता है। इनके अलावा मेहंदी लोक कला किस राज्य में प्रसिद्ध है? राजस्थान में। देखिए मेहंदी तो इंडिया में हर जगह लगाते हैं, मैं भी लगाया हूँ मेहंदी। कहा जाता है कि हाथ में लड़का मेहंदी लगा लेता है तो मछली पकड़ने जाता है तो मछली नहीं आती, क्योंकि बचपन में मैं भी मछली खाता था, अब नहीं खाता हूँ है ना। तो पहले मैं बंसी से मछली मारने जाता था है ना तालाब में, तो वहाँ पे कहते हैं कि मछली लगा लोगे ना तो नहीं आता है। अब क्या सच है क्या है वो तो भगवान जाने। देखिए मेहंदी लोक कला जो है ये राजस्थान का है। वैसे ही देखिए तीज भी इंडिया में लगभग हर जगह ही होती है, सुहागन महिलाओं का त्यौहार है तीज है ना। लेकिन तीज में भी पूछा जाता है ना तो राजस्थान का ही आंसर होता है, ये ध्यान रखेंगे। अब आते हैं कुछ कला देख लेते हैं इस प्रकार के राज्यों का। जैसे गोदना, गोदना समझते हैं जो टैटू कराते हो ना, टैटू है ना। यहाँ पे लोग नाम लिखा लेंगे, फलाना लव यू फलाना है ना। तो ये सब जो टैटू वगैरह हैं ये गोदना कहते हैं बिहार के अंदर इसको। अरिपन, अरिपन होता है सामा चकेवा त्योहार के जैसा होता है जो आपका पूर्णिमा के दिन समाप्त होती है, जो छठ के बाद कतकी पूर्णिमा आती है उस दिन समाप्त होता है। और ये है ना, और ये जो है दीपावली के बाद से स्टार्ट हो जाती है। छठ त्योहार, मिथिला पेंटिंग, ये सभी के सभी बिहार में जो है चलती है। झिझिया नृत्य भी रख लीजिएगा, यहाँ पे काफी पूछे जाते हैं। ये सब जो है बिहार का हो जाएगा। बिहुला भी रख लीजिएगा, बिहुला, बिहुला है ना। फगुआ, फगुआ झारखंड और बिहार दोनों होता है, इसीलिए मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ यहाँ पे। इनके अलावा काठी, गंभीरा, ढाली, जात्रा, कीर्तन, बिरिटा, बौल है ना। ये सब जो है आपका भटियाली, भटियाली भी लिख लीजिएगा, भटियाली लोक गायन का प्रकार है ना। ये सभी के सभी जो कहाँ पे है, ये आपका जो है चला जाएगा पश्चिम बंगाल के अंदर, इन्हें ध्यान रख लीजिएगा। अब आते हैं कलबेलिया, घूमर, कठपुतली, चंग, 13 ताली, चरी है ना। चरी महिलाओं के द्वारा की जाती है, घूमर भी महिलाओं के द्वारा की जाती है। कलबेलिया को गुलाबो सपेरा का नृत्य कहा जाता है। ये सभी के सभी जो है आपके कहाँ के हैं? राजस्थान का है। बिहार में छर कठपुतली को यमपुरी कहा जाता है। देखिए जो कठपुतली वाला होता है ना, अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। इनके अलावा रंगोली, वर्ली पेंटिंग, तमाशा, लावनी, लेजिम, फुगड़ी, कोली, दही वंडी उत्सव, ये सभी गुड़ी पाड़वा, ये सभी के सभी महाराष्ट्र में मनाया जाता है। जो गुड़ी पाड़वा है ना, ये नववर्ष त्योहार है जो इंडिया के अनेक राज्यों में अनेक नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। इनके अलावा सरहुल त्योहार, रोहिणी फेस्टिवल, सोहराई, खोबर, कुरुख है ना, ये सभी के सभी कहाँ के? झारखंड से संबंधित है। अभी घोड़ा नाच आपने देखा, यहाँ पे फगुआ भी रख लीजिएगा, यहाँ पे झूमर भी रख लीजिएगा। झूमर लिखा है क्या? नहीं लिखा है, झूमर भी लिख लीजिएगा। ये सब झारखंड में होते हैं। ये कहाँ पे होते हैं? झारखंड के अंदर होते हैं। इनके अलावा यहाँ पे वैदिक जप की परंपरा, और यहाँ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल है यहाँ पे कुछ चीजें, इन्हें ध्यान रखना है। वैदिक जप परंपरा, रामलीला, रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन, कुटियाट्टम, संस्कृत थिएटर, ये मैंने पहले भी लिखित रूप में बता दिया था। इसके अलावा
जो आपका धार्मिक त्यौहार है रेमन हिमालय के अनुष्ठान थिएटर है गढ़वाल रीजन का, तो ये भी आपसे पूछा जाता है। मुदियट्टू ये आपका केरला का होगा, ये भी पूछा जाता है। कलबेलिया राजस्थान का है, ये भी जो है अमूल धरोहर में शामिल है। छऊ 3 जगह होता है, झारखंड उड़ीसा और आपका मयूर, झारखंड उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। लद्दाख का बौद्ध जप ये भी है। संकीर्तन मणिपुर का, मणिपुरी नृत्य के में जो है जो कामावे ये जो है आपका ऐड है। ये आपका पंजाब में जो पीतल इत्यादि से बर्तन बनाने का जो ठठेरा कला है उसे भी ऐड किया गया है। योग को नवरोज जो पारसी उत्सव है, तो ये सभी के सभी यूनेस्को में अमूर्त धरोहर के रूप में शामिल है, इन्हें ध्यान रख लेंगे। इनके अलावा गरबा अभी लेटेस्ट आया है 2023 में, मैंने बता रखा था, इन्हें भी ध्यान रखिएगा। इनके अलावा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की शक्तियों का चर्चा किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है, तो ये ध्यान रख लेंगे। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की शक्तियों की चर्चा जो है अनुच्छेद 149 के अंदर दिया गया है। और इनकी नियुक्ति कहाँ से होती है, तो 148 के अनुसार होती है। तो 148 और 149 ध्यान रखेंगे, कैग से संबंधित है ना। इनके अलावा जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है वर्तमान में वो कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू है। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति से जो है कितने वर्ष का कार्यकाल होता है, तो 6 वर्ष का, लेकिन उससे पहले अगर 65 वर्ष पूरा कर लेता है एज तो रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसे सौंपते हैं, राष्ट्रपति को सौंपते हैं। वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू देश के 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी पूछे जाते हैं, प्रथम महान्यायवादी भी पूछे जाते हैं, प्रथम बीसीसीआई के अध्यक्ष भी पूछे जाते हैं, प्रथम आईओसी के अध्यक्ष भी पूछे जाते हैं, प्रथम आरबीआई के अध्यक्ष भी पूछे जाते हैं। ये सब जो है आपको ध्यान रखना है। प्रथम वायसराय भी इंडिया में पूछा जाता है, प्रथम गवर्नर जनरल भी पूछा जाता है, प्रथम कांग्रेस के अध्यक्ष भी पूछे जाते हैं, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष भी पूछे जाते हैं। आइए एक बार रिपीट कर लेते हैं। लोकसभा में प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मांगलकर होते हैं, है ना। लोकसभा में प्रथम उपाध्यक्ष अनंत संयम अयंगर होते हैं। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी होते हैं, WCB, है ना। इनके अलावा जो बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष आर ग्रैंट गोवन होते हैं, है ना। आईओसी के प्रथम अध्यक्ष दोराबजी टाटा होते हैं। इनके अलावा आरबीआई के प्रथम अध्यक्ष ओसबर्न स्मिथ होते हैं, और भारतीय कहेंगे तो सीडी देशमुख साहब होंगे, है ना। तो ये जो है प्रथम अध्यक्ष वाला काम चलता रहता है ना। महिला आयोग में प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक मैडम होती है, ये भी पूछा जाता है आपके एग्जाम के अंदर, है ना भैया, तो ये ध्यान रखें। इनके अलावा भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा किसी भी समुद्री किनारे को नहीं छूता है, तो भाई घटा देंगे 28 में से 9, तो 19 को बचेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखिए तटीय राज्यों में सबसे बड़ा तटरेखा की लंबाई गुजरात, ये आज भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई गुजरात किस राज्य की तटरेखा की लंबाई सबसे अधिक है या सबसे छोटू है। ये क्वेश्चन छोटा हो सकता है लेकिन यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं। जैसे भारत में तटरेखा की संपूर्ण लंबाई 7516.6 किलोमीटर, लेकिन वहीं पर कहेंगे कि भाई मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है, तो फिर 6100 किलोमीटर। तो ये दो जो है वेरी कर जाता है लैंग्वेज बदलने से आंसर। ठीक है भाई। इनके अलावा गुजरात में तटरेखा की सबसे अधिक लंबाई मिलेगा आपको, और गोवा में सब तटरेखा की सबसे कम लंबाई मिलेगा आपको। तो इन दोनों को भी ध्यान रखना है, गुजरात और गोवा दोनों गो से है, वो बड़का है वो छोटका। तो गुजरात नमहर है तो सबसे लंबा तटरेखा, और गोवा छोटू सा नाम भी है तो छोटू तटरेखा। गोवा में कोंकणी भाषा बोलते हैं, गोवा के तट को कोंकण तट भी कहते हैं। ठीक है भाई। देखिए जो भी है ना, ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, ये सभी के सभी पश्चिमी रीजन में आ जाता है। तमिलनाडु मोहाना पे है, और इधर आपका आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है। तो नक्शा थोड़ा बहुत भी ध्यान है तो आप बहुत सारे चीज का आंसर जज कर पाते हो। जैसे पश्चिमी घाटीय बंदरगाह, पूर्वी घाटीय बंदरगाह, पूर्वी तट के में कौन सा पड़ता है, पूर्वी तट की चोटी, पश्चिमी तट की चोटी, जो मालाबार तट है, जो आपका केनरा तट है, काठियावाड़ तट है। तो ये सब आप फट से पकड़ लेते हो कि ये किस साइड में पड़ेगा, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत तो नक्शा, हमें देखिए जो है चित्रकारी इतना अच्छा नहीं आता है, लेकिन मैंने दिमाग में रखा है कि अपने अंदर जो है क्या क्या है, कहाँ पे है। ठीक है। इनके अलावा दुनिया की सबसे लंबी स्थलीय सीमा वाला देश कनाडा है, और भारत में सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। इनके अलावा ये रहा भैया इमेज, है ना। ये रहा आपका तटीय राज्यों का इमेज, यहाँ से यहाँ तक, है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बे ऑफ बंगाल है, ये अरेबियन सी है ना। यहाँ पे आपका लक्षद्वीप होगा, इसके अगर और इधर जाएंगे तो आपको मालदीव मिलेगा। केरला यहाँ पे है, और ये मोहाना पे आपका तमिलनाडु है, जो पूर्वी घाट में भी टच करता है और मोहाना पे भी है। इसीलिए पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु को माना जाता है। चलते हैं हम गोवा। इसके अलावा भारत के बाहर विश्व के सबसे पहले योग विद्यालय का उद्घाटन कहाँ पे, लॉस एंजिलस में किया गया था। 2020 में 6ठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में अमेरिका
के लॉस एंजलिस में विवेकानंद योग विद्यालय का उद्घाटन किया गया है। तो अगर आपसे पूछे कि भाई विवेकानंद योग विद्यालय का उद्घाटन किस देश में, तो क्या कहोगे? अमेरिका, लॉस एंजलिस, है ना। प्रतिवर्ष विश्व योगा दिवस 21 जून को मनाया जाता है ना। भारत पहली बार कब मनाया गया था? 2015 में। तो ये कोई बहुत पुराना परंपरा नहीं है, 2015 से ये स्टार्ट हुआ है। 2023 में योग दिवस का थीम क्या रहा था? वसुधैव कुटुंबकम। यहाँ भी योग दर्शन के संस्थापक कौन है? पतंजलि। बिहार के मुंगेर में भारत का सबसे पुराना योग विद्यालय है, इसे भी ध्यान रखेंगे। बिहार में काफी चीज पुराना है, जैसे नर्मदा जो आपका नालंदा विश्वविद्यालय है, इनके बारे में पूछा जाता है। कुमार गुप्त प्रथम ने बनवाया था, है ना, कुमार गुप्त प्रथम ने बनवाया था। इसके अलावा बिहार में आपका जो धर्मपाल के द्वारा एस्टैब्लिश विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, तो भी बिहार के भागलपुर में है। इनके अलावा गैंगेटिक डॉल्फिन सेंटर, ये भी आपसे पूछा जाता है, जो बिहार में है। अब भी डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बिहार के राजधानी पटना में खोला गया है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, है ना। तो ये सब काम बनेगा, ध्यान रखेंगे। तो इनके अलावा जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद संविधान के 128वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो 128वां है महिला आरक्षण से। और इसके लिए कौन से संविधान संशोधन किया गया है? 106वां किया गया है। और आपका जो महिला का जो आरक्षण है वो कितनी डिमांड है? 1/3 है। कहाँ कहाँ? लोकसभा और राज्य के विधानसभा में, है ना। इसके अलावा महिला के कितने प्रतिशत आरक्षण हो जाएगा? ये पास हो गया है अभी तो 33%। 1992 में 73वां संविधान संशोधन 1993 में लेकिन लागू हुआ था। यह पंचायती राज को रिलेट करता है। इसमें 33% आरक्षण महिलाओं को दिया गया पंचायती व्यवस्था में। सबसे पहले जो है बिहार में दिया गया था, है ना। बाद में कई अन्य राज्य जैसे मध्य प्रदेश, बिहार इत्यादि को आरक्षण, अच्छा बाद में, माफ कीजिएगा, पहले 33% आरक्षण था, बाद में ये आरक्षण अब कहीं कहीं जगह 50% भी हो गया, जैसे बिहार में 50% है ना। इसके अलावा अभी बिहार में आपने देखा होगा 2 लाख रुपया में IPS बन गया था। कितना भोला इंसान है यार वो बच्चा, है ना। बोलते हैं हमको बोला कि तुमको नौकरी मिल जाएगा, अब उनको IPS का पता ही नहीं कि क्या होता है। 2 लाख रुपया में। उत्तर प्रदेश के सरकारी भर्तियों में महिलाओं के 20% की आरक्षण बताई गई है। 106वां संविधान संशोधन में आपको 9B जोड़ा गया था, ठीक है भाई, इन्हें ध्यान रखेंगे, है ना। ठीक है, 9B जोड़ा गया था 106वां संविधान संशोधन के द्वारा। इनके अलावा GST बिल 122वां संविधान संशोधन अब विधेयक है ये, और इसके लिए किया गया था जो संशोधन नंबर 101वां, ठीक है, 17 में लागू हुआ था। GST परिषद में 33 गो सदस्य होते हैं, जिनमें 31 गो आपका राज्य और UT से आते हैं, स्टेट और UT से, और 2 गो होता है केंद्र सरकार के। इन्हें ध्यान रखेंगे। GST परिषद की अध्यक्षता भारत के वित्त मंत्री करते हैं। इनके जो आर्टिकल है 279A है, ठीक है भाई, GST परिषद का आर्टिकल। इनके अलावा पंडित चतुरलाल किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तबला बजाते हैं पंडित चतुरलाल। कल के मैंने वाद्य यंत्र वाला पूरा काम ही खत्म कर दिया था, तो आप वहां से देख लेंगे। तबला के प्रमुख कलाकार जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खान, गुदई महाराज, लतीफ खान, किशन महाराज, है ना। यहाँ से फैयाज खान को थोड़ा डिलीट करेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्लू है। अंबिका प्रसाद, सुखविंदर सिंह, विजय घाटे, ये सभी के सभी जो है तबला से संबंधित है। इनके अलावा सरोज से प्रमुख वादकों में आएंगे अमजद अली खान, अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान, बुद्धसेन दास गुप्ता, ये सभी के सभी सरोज से संबंधित है। इनके अलावा सारंगी से सबरी खान, वजीर खान, सुल्तान खान, सुकूर खान, आसिफ अली खान, है ना, बिंदा खान, ये सभी के सभी सारंगी में आ जाते हैं। बांसुरी में पन्नालाल घोष, TR महालिंगम, है ना, हरिप्रसाद चौरसिया, राजेंद्र कुलकर्णी, राजेंद्र प्रसन्ना, अलका ठाकुर, ये सभी ध्यान रखेंगे। बिस्मिल्लाह खां, अली अहमद शहनाई, दोनों में आ जाएगा। बिस्मिल्लाह खां साहब को आज तक ज्यादा बार पूछा है। अन्नपूर्णा देवी सुरबहार, यू कृष्णन, मैंडोलिन, ये सब पूछे जाते हैं। ब्रजभूषण काबरा, गिटार, है ना। विश्व मोहन भट्ट, मोहन बीना, ये सब पूछे जाते हैं। ITCZ, है ना, ITCZ, यह क्षेत्र किस रेखा पर स्थित होते हैं? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के आसपास के सेक्टर को क्या कहते हैं? ITCZ जोन कहते हैं। ITCZ का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है। तो ये क्या होता है? निम्न दाब का केंद्र होता है। क्या होता है भाई? निम्न दाब का केंद्र होता है। निम्न दाब का केंद्र होता है। क्या होता है ना कि ये देखिए, ये आपका पृथ्वी है, ये बीच में रेखा को अपन विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा कुछ भी कह सकते हैं, है ना। तो यहाँ की जो 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ का जो क्षेत्र है, इसे हम ITCZ जोन कहते हैं, है ना। यहाँ पे क्या होता है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। यहाँ पे जो है ना दाब अल्प होता है, दाब जो है कम होता है, तो इसे ध्यान रखेंगे भैया, इसे ध्यान रखेंगे। इनके अलावा यहाँ पे क्या लिखा है? यह पृथ्वी की भूमध्य रेखा के आसपास वाला क्षेत्र है, जो मैंने अभी आपको बताया वही चीज लिखा है। यहाँ पे यह भी लिखा है कि यह निम्न दाब का केंद्र होता है। इनके अलावा भूमध्य रेखा के आसपास क्षेत्र को क्या कहते हैं? डोले ड्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? डोले ड्रम कहते हैं। भूमध्य रेखा 30 डिग्री उत्तर दक्षिणी अक्षांश को अश्वक्षांश कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे। गरस्ता, चालीसा, अश्वक्षांश, ये सब पूछा जाता है। भूमध्य रेखा के दक्षिणी गोलार्ध में 40 से 50 डिग्री अक्षांश के बीच गरस्ता चालीसा नामक पछुआ पवन। कभी कभी तो डायरेक्ट ये भी पूछते हैं कि गरस्ता चालीसा क्या है? व्यापारिक पवन, पछुआ
पवन, तो आपको पछुआ पवन में आंसर लगा देना है। ठीक है, इनके अलावा हवाएं जो है कैरियोलस बल के उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण तथा दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर की ओर चलती है, ये उल्टा हो जाती है। दक्षिण में एंटी क्लॉकवाइज और उत्तर में क्लॉकवाइज चलते हैं। कौन से बल के कारण? कैरियोलिस बल के कारण। अब यहाँ पे है कि भूमध्य रेखा के साढ़े 23 डिग्री उत्तरी नॉर्थ को कर्क रेखा, दक्षिणी मकर रेखा, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन यानी भूमध्य रेखा और 180 डिग्री को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ पे है? श्रीनगर में। ट्यूलिप गार्डन कहाँ पे है? श्रीनगर में। सीधा सीधा पूछता है ट्यूलिप शब्द आएगा, ये फूल होता है, ये श्रीनगर में है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में जहांगीर के द्वारा निर्माण किया गया है निशात बाग, इसे भी ध्यान रखेंगे। हजरत बल मस्जिद ये जम्मू कश्मीर में है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा कश्मीर आपका 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बना है, ध्यान रखिएगा। सल्तनत काल में कुछ विभाग हैं जो आपको ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे दीवान मुस्त खराज राजस्व विभाग से होगा। कुछ अन्य विभाग देख लेते हैं जो काम के होते हैं। सल्तनत कालीन विभाग का संबंध, दीवान रसालत ये विदेश विभाग है, दीवान खैरात दान विभाग है, दीवान अमीर या दीवान कोही इसे ही कहते हैं, ये आपका कृषि विभाग है, मोहम्मद बिन तुगलक का है। दीवान कोही, यहाँ देखिए दोनों एक ही चीज़ होता है, ये मोहम्मद बिन तुगलक का है। दीवान इस्ताहाक ये पेंशन विभाग है। दीवान बिजारत ये वित्तीय विभाग है। दीवान अर्ज ये सैन्य विभाग है। तो ये जो है विभाग जरूर ध्यान रख लें। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। इसे ममलूक वंश या फिर इलवारी वंश भी कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे, है ना, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पे हमने बता ममलूक या इलवारी वंश ये सब गुलाम वंश को ही कहते हैं, ऐबक के द्वारा जो है बसाया गया था। दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने शासन किया था, गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी। इनके बारे में क्या सार है जो हमें पढ़ के जाना है एग्जाम के अंदर? तो सार ये है भाई कि सबसे पहले गुलाम वंश आया, लास्ट में आया आपका लोदी वंश। इब्राहिम लोदी अंतिम शासक हुए, मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक पहले शासक हुए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है इसे लाख बख्श कहा जाना है। इन्होंने जो है 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक निर्माण करवाए थे। इनके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पूछा जाता है, घोड़ा से गिर के चौगान खेलते समय हुआ था। इसके अलावा कुतुब मीनार की नींव भी इन्होंने रखा था। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया था। इनके अलावा इल्तुतमिश जीतल और टका चलवाए थे जो सिक्का हुआ करता था। इल्तुतमिश की बेटी रजिया दिल्ली सल्तनत या दिल्ली के प्रथम महिला शासिका हुई जो 1236 से 1240 तक जो है राज करी। जो गुलाम वंश के नसरुद्दीन बलबन है ना, उनको जो है क्या कहा जाता है भाई? नसरुद्दीन नहीं, उनका नाम गयासुद्दीन बलबन है, माफ़ कीजिएगा। तो भैया उनको क्या कहा जाता है? जिले इलाही कहा जाता है। सिजदा और पैबोस चलाया था, नवरोज त्योहार चलाया था, है ना, लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी, है ना। तो ये सब जो है बलबन से जुड़ा हुआ केस है। नहर निर्माण सबसे पहले आपका जो तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक उन्होंने करवाया था। सबसे अधिक नहरों का निर्माण फिरोज तुगलक ने करवाया था, ये ध्यान रखेंगे। फिर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। बाजार नियंत्रण प्रणाली लाया था, अस्थायी सेना रखने का काम किया था, सेना को वेतन देने का काम किया था, 1000 खंबा महल बनवाया था, सीरी का किला बनवाया था। कौन भैया? अलाउद्दीन खिलजी। दक्षिण विजय के लिए किसे चुना था? मलिक काफूर को, ये अलाउद्दीन खिलजी। सिकंदर एहसानी कहलाते थे। फिर हम सिकंदर लोदी को जानेंगे, उनके खाली नाम जानेंगे। उनका नाम है निजाम खान, जो आगरा शहर है उनका निर्माण करवाया था। फिर मोहम्मद बिन तुगलक को जानेंगे। इब्न बतूता इनके काल में भारत आया था। इब्न बतूता मोरक्को के रहने वाले थे। रेहला नामक अरबी ग्रंथ की रचना करी थी। इब्न बतूता ने दीवान कोही की रचना करी थी, है ना, माफ कीजिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, तो ये सब जो है कुछ क्वेश्चन आपको दिल्ली सल्तनत से ध्यान रखना है। नवपाषाण काल में चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला? कोल्डीहवा। ये कोल्डीहवा कहाँ पे है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इसे भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा ये जो बेलन घाटी है ये भी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में है, कालीन भैया के पास। ठीक है भैया, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जो है आपका जो हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी है, बता ही दिया था। आलमगीरपुर, मांडा, दैमाबाद और सुरकोतदा, इनको भी ध्यान रखना है। हड़प्पा सभ्यता को भी ध्यान रखना है भाई। कभी कभी जब बहुत लोअर क्वेश्चन आने लगते हैं तो हड़प्पा सभ्यता से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है भैया, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता 1750 से 2350 ऑथेंटिक काल होगा बीसी में, है ना। अगर 1500 से 2500 भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं बिल्कुल एनसीईआरटी के हिसाब से बोला हूँ। ठीक है, इनके अलावा जो आपका हड़प्पा सभ्यता से और क्या कुछ पहले खोज पूछा जाता है तो हड़प्पा सभ्यता की या फिर हड़प्पा शहर की खोज करने का श्रेय दयाराम साहनी को 1921 में दिया जाता है। हड़प्पा की सबसे बड़ी नगर मोहनजोदारो, भारत में सबसे बड़ी नगर राखीगढ़ी, है ना। और इसके अलावा भारत में जो धौलावीरा है और कितने पार्ट में विभाजित है? 3 पार्ट में विभाजित है, ये भी पूछा जाता है। हड़प्पा कालीन जो सभ्यता है उनका स्ट्रक्चर लगभग जो है आपका ट्रायंगल शेप का है। इनकी लिपि भाव चित्रात्मक है जो पढ़ी नहीं गई अब तक, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। ठीक है भैया, ये सब ध्यान रखेंगे, है ना। इनके अलावा
तो आज का ये जो है इस क्लास नंबर 29 का ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। फिर से एक बात बता दूं, जो बच्चे मेरे साथ पढ़े हैं और मेरे कंटेंट से तैयारी किए हैं, उनको इन छोटी मोटी चीज़ जो होती है इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि कहीं से कहीं एक क्वेश्चन कोई सपोर्ट कर दे, ऐसा नहीं। ठीक है, आपने पढ़ा है तो आप कूल होके एग्जाम देना एकदम, है ना। एग्जाम एक त्यौहार के जैसा होता है स्टूडेंट के लाइफ में, और इस दिन बहुत खुश रहना चाहिए। अगर आपने पैनिकपन अपना लिया तो भाई बनता बनता काम बिगड़ जाता है। जितना पढ़े हैं काफ़ी है ना। तो जाइए अच्छे से एग्जाम दीजिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक। और अगर आप हमारा कंटेंट चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक क्लिक करके आप कंटेंट को बाय करके पढ़ सकते हैं। जिनके पास टाइम है 2-4 दिन 5 दिन भी, और जिनके पास 1 महीना है तो उनके लिए तो गोल्डन ऑफर है जी। उनको ई बुक और 30 सीरीज दोनों पढ़ लेना चाहिए और अच्छे से एग्जाम को रगड़ देना चाहिए। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।